द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स एंड हम लेके आए हैं आपके लिए आज 2022 की बेस्ट 20 जजमेंट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही इस साल में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप जुडिशरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, तो भी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे साल में क्या क्या ऑर्डर्स दिए, क्या क्या जजमेंट्स पास करी, कैसे लॉ को इंटरप्रेट किया, सो दैट आप समझ सकें कि हमारे इस डायनामिक वर्ल्ड में हो क्या रहा है। तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। पहले केस जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो बात करता है कि ओबीसी कोटा पीजी कोर्सेज में प्रोहिबिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्रेजुएशन करने से ओबीसी के लिए या फिर बैकवर्डनेस डिसअपियर नहीं हो जाएगी। केस का टाइटल है नील ऑरिलियो न्यूज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 20 जनवरी 2022 की जजमेंट है स्टूडेंट्स और कोरम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एएस बोपन्ना। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि डिस्टिंक्शन होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। ये प्रोवाइड करता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन 2021 एक नोटिफिकेशन इशू करी गई बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिन्होंने प्रोवाइड किया कि 27% और 10% रिजर्वेशन होगी ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन AIQ सीट्स अंडर द नीट एग्जामिनेशंस। जो रिट पिटिशंस फाइल करी गई वो फाइल करी गई बाय जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये बोला कि ये जो 2021 की एडमिशन नोटिस है ये वायलेट करता है उनके फंडामेंटल राइट्स को और अमाउंट करता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने ये बोला कि ये जो लिमिट है ये क्रॉस कर रहा है 50% ऑफ द लिमिट जो रिजर्वेशंस पे लगाया गया था बाय द केस ऑफ इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992। कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड 15 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। जो गवर्नमेंट की पावर होती है रिजर्वेशन देने की फॉर ओबीसी, वो स्ट्रेंथन करती है आइडिया ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी को और वो जो कि एम्बॉडीड है इन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। अब बात करते हैं आज के इस सेशन की कि दूसरी जजमेंट हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया कि वो अपना व्यू नहीं देंगे ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। केस का नाम है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। 28 जनवरी 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड संजीव खन्ना एंड जस्टिस BR गवई। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रिआइटरेट करी कि स्टेट्स की ड्यूटी है उनको असेस करना पड़ेगा कि क्या इनएडिक्वेसी हो रही है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ SCs एंड STs इन द प्रमोशनल पोस्ट by taking into account the relevant factors, और उन्होंने कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दिया इस रिगार्ड। Reservation of 27% in favor of the backward classes was the subject matter of dispute in Indira Sahani and others versus Union of India and others. Article 16 सब क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोवाइड करता है कि रिजर्वेशंस होनी चाहिए, पर वो कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं करता है कि रिजर्वेशंस होनी चाहिए इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। इट वाज क्लैरिफाइड दैट द जजमेंट शैल हैव द प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन एंड शैल नॉट अफेक्ट द प्रमोशंस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मेड। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशंस इन प्रमोशन। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस ने अपहेल्ड किया वैलिडिटी ऑफ 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि no yardsticks can be laid down for determining the adequacy of representations of SCs and STs in the promotional post for the purpose of providing reservation. Basically, inadequate representation है या adequate representation है, ये किसको देखना है? ये स्टेट की डिस्क्रिशन है और उनको देखना होगा बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा to determine the inadequacy of representation for the purpose of providing reservations in promotions need to be reviewed periodically. जो जजमेंट थी एम नागराज के केस की जो 2006 में दी गई थी, उसमें इंटरप्रिटेशन हुई थी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इफेक्ट में आया था 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर दैट एम नागराज की जो जजमेंट है उसका एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहे।
अब जो थर्ड केस हम बात करने वाले हैं वो है मेयर प्ली ऑफ इनकन्वीनियंस इज नॉट अ ग्राउंड टू चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन। जस्ट बिकॉज आपके लिए कोई प्रोविजन इनकन्वीनियंट है या फिर कुछ चीज आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, इस बेसिस पे आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। केस का टाइटल है नोएल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 8 अप्रैल 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस AM खनविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस CT रविकुमार। इसमें अमेंडमेंट इन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010 को चैलेंज किया गया कि वो वायलेट करती है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। जो पिटिशनर्स थे उनकी कंटेंशन थी कि एक ब्लैंकेट रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग स्पेसिफिकली एन अकाउंट एट द SBI ब्रांच इज आर्बिट्ररी एंड कोई भी रैशनल नहीं है इसका, और ये वायलेट करता है राइट टू इक्वालिटी। To regulate and control the influx of foreign contributions or funds which have been given to individuals, associations or companies, the Foreign Contributions Regulation Act 2010 was enacted. Basically, इस एक्ट का एम क्या था? To prevent financial contributions from influencing or affecting national interest activities. 2020 में पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट्स लाई so that ये जो लॉ था वो stringent बन पाए। अमेंडमेंट आई सेक्शन 7 में, जो कि प्रोहिबिट करता है a recipient of foreign contribution from transferring the same to any other entity. Usage of foreign contribution for administrative expenses was reduced from 50% to 20%. सेंटर को डायरेक्ट किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूटिलाइज करे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और जो पेंडिंग इंक्वायरी केसेस हैं जहां पे कोई भी वायलेशंस को सस्पेक्ट किया जा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होना चाहिए कि वो ऐसी लोगों को इन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को यूज ना करने दें। Those registered under the FCRA or applying for registration are required to open a new bank account in the main branch of State Bank of India in New Delhi, and they may only receive and deposit foreign contributions through this branch. Central government को empower किया गया कि आधार numbers of the key functionaries of organization को approval करें। Petitions फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि इस एक्ट की, इस अमेंडमेंट एक्ट 2020 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। 3 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को अपहेल्ड किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कोप है इंक्वायरी का, whether the amendment act is in consonance with the principal act and achieves the object and purpose of the principal act is what needs to be seen. कोर्ट ने ये देखा कि it is open to state to have a law that might prohibit receipt of foreign donations, as no citizen has the inherent right to receive foreign contributions. कोर्ट ने नोटिस किया कि SBI ने ऑलरेडी एक एफिडेविट पे लिख के दिया था कि FCRA का जो भी अकाउंट्स होंगे, जो भी ओपन होंगे उनकी डेजिग्नेटेड ब्रांच में, वो ऑपरेट किए जा सकते हैं ऑनलाइन भी और रियल टाइम बेसिस पे विदाउट एनी नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द अकाउंट होल्डर और इट्स ऑफिशियल्स। सो मेयर प्ली ऑफ इनकन्वीनियंस इज नॉट इनफ टू अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल इनहिबिशंस। अब बात करते हैं चौथे ऐसे केस की जो बात करता है कि क्या डॉटर केपेबल है इनहेरिट करने के लिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फादर हु इज डाइंग इंटरस्टेट अंडर द हिंदू लॉ। तो केस का नाम है अरुणाचला गौंडर डेड वर्सेस पोन्नु स्वामी। कोरम है जस्टिस S. अब्दुल नजीर एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू डाइंग इशूलेस एंड इंटरस्टेट गोज बैक टू द सोर्स। अगर एक फीमेल हिंदू है जो इंटरस्टेट डाई करती है विदाउट लिविंग एनी चाइल्ड, तो क्या होगा? अगर तो वो प्रॉपर्टी उनके फादर से आई थी या फिर मदर से आई थी तो उनके हेयर्स को वापस चली जाएगी, बट अगर वो प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड से आई थी या फादर इन लॉ से आएगी तो वो उनके हेयर्स को वापस चली जाएगी। अब बात करेंगे हमारी 5th ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट 2022 की। नोबडी कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। 2020 में कोविड आया एंड कोविड वैक्सीनेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया कि हर एक बंदे को फोर्स करा जा रहा था कि वैक्सीनेशन लीजिए।
तो यहीं पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता वैक्सीनेशन लेने के लिए। केस का नाम है जेकब पुलिये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 मई 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस बी आर गवई। और बोला ये गया कि नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड एंड हर एक इंडिविजुअल को राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी है, जो कि कौन देता है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इंक्लूड करता है राइट टू रिफ्यूज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पॉलिसी जो यूनियन ऑफ इंडिया की है वो अनरीजनेबल नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है, पर हर एक इंसान को पर्सनल ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो इन्वॉल्व कर सके अपने डिसीजंस को अपने लाइफ से रिगार्डिंग, और बोल सके मना किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ के रिगार्डिंग अगर वो कुछ भी मना करना चाहता है तो उनको वो परमिशन है। कोर्ट ने बोला कि restrictions on unvaccinated individuals is not proportionate as the court found both vaccinated and unvaccinated individuals to be equally susceptible to transmission of the virus. कोर्ट्स ने डायरेक्ट किया अथॉरिटीज को कि वो रिव्यू करें अपने रेलेवेंट ऑर्डर्स को एंड इंस्ट्रक्शंस को जो कि इम्पोज करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। अगर कोई भी लाइक्लीहुड गवर्नमेंट को लगे कि अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं इन्फेक्शन दूसरे लोगों को और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं म्यूटेशन ऑफ वायरस पे, या फिर कोई भी ऐसी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी जा सकती हैं बाय द गवर्नमेंट। कोर्ट्स ने ये भी बोला कि जुडिशियल नोटिस ऑफ फैक्ट्स जो कि न्यूज में आते हैं, जो कि न्यूज आइटम्स होते हैं जो पब्लिश किए जाते हैं हमारे टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे, कोर्ट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती, बिकॉज वो क्या होते हैं? हियर से एविडेंस होते हैं जो कि इनएडमिसिबल होता है इन एविडेंस। अब बात करेंगे 6th इंपॉर्टेंट 2022 की जजमेंट की। सेक्स वर्कर्स के ऊपर ये जजमेंट है और सेक्स वर्क इज ऑल्सो वर्क। सो केस टाइटल है बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। ये जो जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई एंड जस्टिस ए एस बोपन्ना के द्वारा दी गई थी। इसमें बात करी गई कि बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड की जानी चाहिए सेक्स वर्कर्स को भी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि पुलिस को सेक्स वर्कर्स को ट्रीट करना चाहिए डिग्निटी के साथ और उनको अब्यूज नहीं करना चाहिए, वर्बल अब्यूज नहीं होना चाहिए, फिजिकल अब्यूज नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का अब्यूज नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स ने डायरेक्शन दी कि मीडिया को पब्लिश नहीं करनी चाहिए उनकी पिक्चर्स और रिवील नहीं करनी चाहिए उनकी आइडेंटिटीज जब वो रिपोर्ट कर रहे हो रेस्क्यू ऑपरेशंस को। और ये बोला गया कि वॉयरिज्म जो कि सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है उसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए अगर ऐसी पिक्चर्स को मीडिया पब्लिश करता है। बेसिक प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ह्यूमन डिसेंसी, डिग्निटी एक्सटेंड की जानी चाहिए सेक्स वर्कर्स को भी और उनके बच्चों को भी। स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कंडीशंस ऐसी रखनी चाहिए कि सेक्स वर्कर्स के लिए वो कंड्यूसिव रहे और ऑल्सो ध्यान रखना चाहिए कि उनका राइट टू लिबर्टी जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है वो भी उनको मिलना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि जब भी कोई रेड हो रही हो या रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा हो तो इनकी जो आइडेंटिटी है इसको अनोनिमस रखना चाहिए। UIDAI को भी आधार कार्ड इश्यूज करने चाहिए इन सेक्स वर्कर्स को और वहां पे इनको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि रेजिडेंसी का प्रूफ दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ऐसी वर्कशॉप्स कैरी आउट करनी चाहिए जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट हो और इन सेक्स वर्कर्स को इनके राइट्स के बारे में पता चलना चाहिए, क्या प्रोहिबिटेड है क्या नहीं प्रोहिबिटेड है, इन सब के बारे में इनको अवेयरनेस क्रिएट करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 7th जजमेंट की बात करते हैं जो 2022 के लिए रही बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिलिमिनरी असेसमेंट बहुत जरूरी है अगर आप किसी को ट्राई कर रहे हैं एज अ जुवेनाइल या फिर एज एन अडल्ट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बोला गया कि मैंडेटरीली आपको असिस्टेंस लेनी है किनकी? साइकोलॉजिस्ट की, साइको सोशल वर्कर्स की, एंड ध्यान रखना है कि आप किनको जुवेनाइल्स की तरह ट्राई करें और किनको एज एन अडल्ट ट्राई करें। केस का नाम है वरुण चंद्रा ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू एंड अनदर। 13 जुलाई 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस विक्रम नाथ।
प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो कि सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट के अंदर बोला गया है, वो कहा जाता है कि वो बहुत ही एक डेलिकेट टास्क है और अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस देना बहुत जरूरी है उसके लिए। कोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को ये कंसीडर करना चाहिए कि गाइडलाइंस को कैसे इश्यू करा जाए कि वो फैसिलिटेट करे इस बोर्ड को कि वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करे। इनिशियली क्या होता था कि सारे बच्चे जो कि 18 साल से कम थे उनको ट्रीट किया जाता था एज एन जुवेनाइल एंड उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर ट्राई किया जाता था। पर 2015 की एक्ट के आने के बाद एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई जुवेनाइल्स के लिए जो कि थी 16 से 18 साल, जो कि इन्वॉल्व थे हीनियस क्राइम्स में। उनको इस प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए असर्टेन करना जाना चाहिए कि क्या उनको चाइल्ड की तरह ट्राई किया जाना चाहिए या फिर एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर द सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट जो कि एक बच्चे को ट्राई करता है, उसके लिए अगर ट्राई करा जाना चाहिए तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट की होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या इस अक्यूज को चाइल्ड की तरह ट्राई किया जाना चाहिए या फिर एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। जो इवैल्यूएशन होगा वो किन बेसिस पे होगा, मेंटल कैपेसिटी पे, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चाइल्ड, जो कि कन्फ्लिक्ट में है लॉ के साथ जिसने कोई भी ऑफेंस किया है। जो भी ये साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना है ये बहुत ही मेटिकुलस होना चाहिए। इसी रिगार्ड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की असिस्टेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगी। दस इन रिस्पेक्ट टू द प्रोवाइजो टू सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 जहां पे वर्ड मे लिखा गया है कि आप मे साइकोलॉजिस्ट या साइको सोशल वर्कर्स की एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, वहां पे कोर्ट ने बोला कि मे की जगह आपको इसको मैंडेटरीली आपको उनकी असिस्टेंस लेनी चाहिए सो दैट आप समझ पाए कि किस अक्यूज को चाइल्ड की तरह और किस अक्यूज को एज एन एडल्ट ट्रायल होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस था वो कुछ इस तरीके का था कि कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि 3 सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे ऑफ अ चाइल्ड बीइंग ट्राइड एज एन एडल्ट। सबसे पहला क्या होगा कि जो उनकी सेंटेंस होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, जहां की जब एक बच्चे की तरह एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर उनका ट्रायल होता है तो उनकी मैक्सिमम सेंटेंस होती है 3 इयर्स और यहाँ पे एज एन एडल्ट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने देखा वो ये देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू द कन्विक्शन शैल बी रिमूव एज पर सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 फॉर अ चाइल्ड ट्राइड बाय द बोर्ड, बट द सेम प्रोटेक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल इफ द चाइल्ड इज ट्राइड एज एन एडल्ट। थर्ड पॉइंट जो देखा उन्होंने बोला कि अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कन्विक्शन कैन बी डायरेक्टेड टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर दोज ट्राइड बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बट ऐसा बेनिफिट एडल्ट की तरह ट्रायल में नहीं मिलेगा। तो इन सीरियस नेचर के रेपरकशंस को देखते हुए कोर्ट का ये मानना था कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जहां पे एक बोर्ड जो हो वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करे अंडर सेक्शन 15। प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो होती है वो 4 एस्पेक्ट्स पे होती है। मेंटल कैपेसिटी टू कमिट द ऑफेंस, फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट द ऑफेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस और सर्कमस्टेंस अंडर विच द एलिजिड ऑफेंस वाज कमिटेड। जो गाइडलाइंस इस प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन के बेसिस पे हैं वो अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए और इट शुड बी ओपन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू कंसिडर कि वो गाइडलाइंस को जब भी उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े उनको मॉडिफाई करें और ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट जो 2015 में आया था उसको मैंडेटरीली फॉलो करें। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां पे अक्यूज्ड विल बी इंटाइटल्ड टू बेल अगर अरेस्ट हुआ है इन ब्रीच ऑफ सेक्शन 41A ऑफ द CRPC। कोरम है जस्टिस संजय किशन कौल एंड MM सुंदरेश। कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर होता है सेक्शन 41 या 41A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट दैट वुड इंटाइटल द अक्यूज्ड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। जो सेक्शन 41 एंड 41A है दे आर ऑल द फैसेट्स ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कोर्ट्स हैं दे विल हैव टू सैटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है इन सेक्शंस के रिगार्डिंग तो अक्यूज्ड को राइट होगा बेल का। Investigating agencies and their officers are duty bound to comply with the mandate of section 41, 41A of the code
एंड जो भी डायरेक्शंस इशू करी गई हैं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, any dereliction on their part has to be brought to the notice of the higher authorities by the court followed by the appropriate action. State governments and union territories को ये बोला गया कि वो एक स्टैंडिंग ऑर्डर दें अपने एरियाज में कि सेक्शन 41 और सेक्शन 41A को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बेल एप्लीकेशंस को डिस्पोज किया जाना चाहिए 2 हफ्ते के अंदर, एक्सेप्ट अगर कोई और रीजंस हो उनके पास और कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी हो बीच में। अगर एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो उनको 6 हफ्ते के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए अंटिल अनलेस कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडर करना चाहिए एक सेपरेट इनैक्टमेंट जो कि हो सकती है बेल एक्ट, सो दैट वो स्ट्रीमलाइन कर सके ग्रांट ऑफ बेल्स को। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही कंप्लाई करनी पड़ेंगी डायरेक्शंस जो कि इशू करी जाती हैं बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। हाई कोर्ट को इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स अंडरटेक करनी चाहिए एक एक्सरसाइज जिसमें कि वो स्पेशल कोर्ट्स को फॉर्मुलेट कर पाए। जो भी वैकेंसीज हैं फॉर द पोजीशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दिस स्पेशल कोर्ट्स उनको जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। सेक्शन 436A of this code would apply to special acts also in the absence of any specific provision। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की तरह ले, जो रिगर होता है सेक्शन 37 ऑफ द NDPS एक्ट वो नहीं आएगा रास्ते में अगर हम ऐसे केसेस को डील कर रहे हैं विद द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेशल एक्ट, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, ये कुछ फैक्टर्स रहने चाहिए जब आप ध्यान में दे रहे हैं इस चीज को। After all, an economic offence cannot be classified as such, as it may involve various activities and may differ from one case to another. So it is not advisable on part of the court to categorize all the offences into one group and deny bail on that basis. अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जिन्होंने एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, सेडिशन लॉ जो सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी डिफाइन करता है उसको अबेयंस में रखने के लिए बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। केस का टाइटल है SG वोम्बटेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इस केस के कोरम था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो उस टाइम पे थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली, और ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में मोर देन 9 पिटिशंस फाइल करी गई टू चैलेंज सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस द ऑफेंस एंड पनिशमेंट ऑफ सेडिशन। जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये चीज को बोला कि ये जो लॉ है ये कॉलोनियल टाइम से है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हैम्पर कर रहा है। जो कंट्री से इस लॉ को लिया गया था जो थी यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने खुद से ही इस लॉ को स्क्रैप ऑफ कर दिया है, रिपील कर दिया है, बट इंडिया अभी भी इस लॉ को मान रहा है। इन इंडिया, इन द केस ऑफ केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1962 इस केस को फॉलो किया गया था सेडिशन के लिए, बट ये केस में खुद से ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस थी और इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। जो सेडिशन लॉ है वो 152 ईयर ओल्ड लॉ है और इसलिए कोर्ट्स ने बोला कि आप इस लॉ को अबेयंस में रखें जब तक यूनियन गवर्नमेंट इसको रिकंसिडर ना कर ले। इन एन इंटरिम ऑर्डर द कोर्ट अर्ज्ड दैट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी FIR अंडर द सेड प्रोविजन। जो ऑलरेडी बुक्ड है अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं और बेल ले सकते हैं। अगर कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी तो फिर पार्टीज अप्रोप्रिएट कोर्ट में जा सकती हैं और रिलीफ क्लेम कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। All the women are entitled to safe and legal abortion। जो डिस्टिंक्शन किया गया था मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। केस का नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। कोरम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना एंड JB पर्देवाला। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अनमैरिड वुमेन्स भी इंटाइटल्ड है टू सीक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन टर्म ऑफ 20 to 24 वीक्स जो कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप से अराइज करी जाती है। फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमन अप्रोच करती है दिल्ली हाई कोर्ट क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं जो कि 23 वीक्स 5 डेज की प्रेगनेंसी थी जो अराइज करी गई थी कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में। एक्चुअली में उनके पार्टनर ने उनसे शादी करने से मना कर दिया था इसलिए वो इस बच्चे
बच्चे को बर्थ नहीं देना चाहती थी। जो डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे, उन्होंने उनको रिलीफ देने से मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया कि अनमैरिड वुमेन जिनकी प्रेगनेंसी अराइज करी जाती है कंसेंशुअल रिलेशनशिप से, वो कवर नहीं होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स से। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि ऑल द वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। कोर्ट ने ध्यान दिया कि 2021 की अमेंडमेंट टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सारी ही वुमेन्स के लिए इक्वल है और कोई डिस्टिंक्शन नहीं करती मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन्स। जो इशू था दैट वाज विद रिगार्ड टू वेदर द एक्सक्लूजन ऑफ अनमैरिड वुमेन हुज प्रेगनेंसी अराइजेस आउट ऑफ कंसेंशुअल रिलेशन फ्रॉम रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स इज वैलिड। रूल 3B ने कुछ ऐसी 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन को इंक्लूड करा है जो 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी अपनी टर्मिनेट कर सकती हैं प्रेगनेंसी को। वो हैं सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी जैसे कि विडोहुड या फिर डाइवोर्स, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, मेंटली इल वुमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन, फीटल मैलफॉर्मेशन जिससे रिस्क हो कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई भी फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी से हैंडीकैप हो सकता है, या फिर कोई भी विमेन विद प्रेगनेंसी जो कि किसी भी डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। सो बेसिकली एमटीपी रूल्स जो कि सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने देखा कि 2021 की अमेंडमेंट से हुए हैं, उसमें इस 7 कैटेगरी ऑफ वुमेन को इंक्लूड किया गया। जो बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये चीज देखी कि वर्ड हस्बैंड को रिप्लेस किया गया है वर्ड पार्टनर से और इंक्लूड किया गया है अनमैरिड वुमेन को भी, सिंगल वुमेन को भी इन द एम्बिट ऑफ द स्टैट्यूट, जो कि हमारी लेजिस्लेशन के पर्पस को और ऑब्जेक्ट के इन कंसोनेंस है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करता है कि कैन अ मदर गिव अ सरनेम टू द चाइल्ड ऑफ द सेकंड हस्बैंड आफ्टर द डेथ ऑफ द बायोलॉजिकल फादर। तो केस का नाम है अकेला ललिता वर्सेस श्री कोंडा हनुमंथा राव। 28 जुलाई 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी एक मदर को कि आफ्टर रीमैरिज टू अनदर पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड टू रिस्टोर द नेम ऑफ द चाइल्ड, सरनेम जो बच्चे का था उसको रिस्टोर करने की डायरेक्शन। फर्दर डायरेक्शन ये दी कि जहां पे भी रिकॉर्ड्स परमिट करते हैं उनके नेचुरल फादर का ही नाम शो होना चाहिए, एंड अगर जो प्रेजेंट हस्बैंड है जिनसे उन्होंने दूसरी शादी करी थी, अगर उनका नाम शो होता है तो वो एज अ स्टेप फादर शो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस अपील को अलाउ किया और बोला कि देयर इज नथिंग अनयूजुअल इन अ मदर अपॉन रीमैरिज, एंड रीमैरिज के बाद अगर वो दूसरे हस्बैंड का सरनेम देती हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इवन वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में भी दे सकती हैं अपने सेकंड हस्बैंड को। जो डायरेक्शन थी उसमें ये बोला गया कि अगर आप स्टेप फादर रखेंगे डॉक्यूमेंट्स में, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में, तो वो बहुत ही क्रूअल माना जाएगा। इट विल बी वेरी माइंडलेस ऑफ एनीवन टू डू सच एन एक्ट बिकॉज वो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, बच्चे की सेल्फ स्टीम पे इम्पैक्ट करेगा। जो मदर होती है वो नेचुरल गार्डियन होती है एक बच्चे की, और उनका राइट है कि वो डिसाइड कर सकें कि उस बच्चे का सरनेम क्या होगा। उनका ये भी राइट है कि वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सके। तो ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का व्यू। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, जो बात करता है कि convicts who have completed 10 years of sentence whose appeals won't be heard anytime soon should be released on bail unless there are other reasons which should be recorded। तो केस का टाइटल है सोनधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। 15 सितंबर 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंडेवर ये था कि पहली चीज, जो भी कन्विक्ट्स हैं जो कि 10 साल की इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी जा चुके हैं, ऑलरेडी अंडरगो कर चुके हैं, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अदर रीजन जो रिकॉर्ड करे जाएं, उनको बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए। दूसरी चीज ये बोली गई कि अगर ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जहां पे कन्विक्ट्स ने 14 साल की कस्टडी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ऐसे केसेस को रेफर करा जाना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर कंसिडरिंग प्री मेच्योर रिलीज विद इन अ फिक्स टाइम, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अपील्स आर पेंडिंग और अपील्स आर नॉट पेंडिंग। अब जो हम 13th जजमेंट आज करने वाले हैं वो बात करता है व्हाई सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी जजमेंट डिड नॉट रीड डाउन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हाँ, केस का टाइटल है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 7 नवंबर 2022 की यह जजमेंट है।
कोरम है जस्टिस CGI UU ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी एंड जस्टिस JB पर्दवाला। जो मेजॉरिटी जजमेंट थी वो थी बाय जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बाय जस्टिस बेला M त्रिवेदी एंड बाय जस्टिस JB पर्दीवाला, जिन्होंने बोला अपहेल्ड करी वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने इंट्रोड्यूस किया था 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जिसको हम EWS भी कहते हैं, इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जस्टिस S रविंद्र भट्ट विद द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Uday Umesh Lalit authored a dissenting opinion to strike it down. According to the minority view, the amendment by excluding the backward classes is violative of basic structures of the Indian Constitution. जो अमेंडमेंट थी वो चैलेंज की गई थी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, जैसे कि पहला कि जो ये रिजर्वेशन है कैन नॉट बी बेस्ड सोलली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने दी थी इन द ईयर 1992। सेकेंड पॉइंट जो बोला गया वो ये था कि जो हमारे SCs हैं और STs हैं एंड OBCs हैं कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक रिजर्वेशन एज दिस वुड वायलेट द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। थर्ड पॉइंट जो हुआ वो ये था कि जो अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस करती है रिजर्वेशन जो कि 50% की सीलिंग लिमिट को एक्सीड कर जाती है, जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी इंदिरा सहानी के जजमेंट में। फोर्थ पॉइंट जो आया वो ये था कि इम्पोजिंग रिजर्वेशंस ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट रिसीव स्टेट फंड्स एंड वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया कि जो EWS की रिजर्वेशंस हैं दे वर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस पर्दीवाला ने एक सेपरेट कंकरिंग ओपिनियन अपना लिखा जिसको हम मेजॉरिटी व्यू कहते हैं, और जस्टिस भट्ट ने एक डिसेंटिंग व्यू लिखा जो उन्होंने अपने बिहाफ पे और उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित उनके बिहाफ पे लिखा। अब जिस केस की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट केस है जिसको हम ये भी कहते हैं हिजाब बैन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हिजाब बैन जो केस था वो उसके कोरम थे जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया, जिन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया 13 अक्टूबर 2022 को। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब है दोनों के अपने अपने अलग ओपिनियंस थे। इस केस में कंट्रोवर्सी शुरू हुई 6 स्टूडेंट्स को लेके ऑफ द गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जहां पे उनको बार किया गया कि वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हिजाब पहन के। लेटर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने भी एक ऑर्डर पास किया जहां पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया स्टूडेंट्स को कि वो कॉलेज में अपनी कस्टमरी प्रैक्टिस, जिसको हम कस्टमरी इस्लामिक हेड्सक्राफ्ट भी बोल सकते हैं या फिर हिजाब बोल सकते हैं, वो पहन के नहीं आ सकते अंडर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 एंड इट्स रूल्स 1995। जो ये कर्नाटका गवर्नमेंट का ऑर्डर था इसको चैलेंज किया गया इन द कर्नाटका हाई कोर्ट, वेयर इन 3 जज बेंच ऑफ द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड अपहेल्ड द बैन। की बैन ये था कि स्टेट को कि आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते कॉलेजेस में, और हिजाब पहना एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है मुस्लिम्स के लिए। दिस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज देन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन्होंने ये बोला कि जब आप लड़कियों को उनका हिजाब उतारने के लिए कह रहे हो स्कूल गेट्स एंटर करने से पहले, कॉलेज गेट्स एंटर करने से पहले, दिस इज एन अटैक ऑन देयर प्रिवेसी, दिस इज एन अटैक ऑन देयर डिग्निटी एंड अल्टीमेटली ये क्या डिनाई करता है, सेक्युलर एजुकेशन को डिनाई करता है। और ये सारे एक्ट्स वायलेटिव हैं ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज A, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट को एंड अपहेल्ड किया इस बैन को। ऑन द अदर हैंड जस्टिस जो धूलिया थे उन्होंने एक ऑपोजिट बात करी और डिसाइडेड इन फेवर ऑफ दोज चैलेंजिंग द बैन। अब इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा गया जहां पे उनको ये डिसाइड करना है कि क्या इस केस को हम 3 जज बेंच में रेफर करें या फिर 9 जज बेंच में रेफर करें। अब बात करते हैं हमारी 15th जजमेंट की। Testimony of hostile witness can be considered to convict an accused if corroborated by other evidences। जो विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, जिस विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया है, उसकी स्टेटमेंट को भी यूज करके आप एक अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं अगर वो कोरोबरेट हो रहे हैं बाकी एविडेंसेस से। केस का नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट GNCTD। 15 दिसंबर 2022 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामसुब्रमण्यम एंड जस्टिस BV नागरथन।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी लीगल बात नहीं है कि आप एक कन्विक्शन कर सकते हैं अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ अ हॉस्टाइल विटनेस, अगर वो जो टेस्टिमनी है वो बाकी चीजों से corroborate हो रही है. The fact that a witness has been declared hostile does not result in automatic rejection of his evidence. बेसिकली उसके हॉस्टाइल होने से आप ये नहीं बोल सकते कि उसका जो भी टेस्टिमनी है, जो भी एविडेंस है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट किया जाएगा. In the absence of evidence of the complainant, कोई भी टाइप का एविडेंस हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. अगर ऐसा कोई भी एविडेंस है, इट इज परमिसिबल टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंशियल डिडक्शन ऑफ द कल्पेबिलिटी या फिर गिल्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 रेड विद सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट based on the other evidences adduced by the prosecution. So basically आपको क्या देखना है कि मेन टेस्टिमनी क्या है, और अगर उसके साथ corroborative evidences आपके साथ में जा रहे हैं तो आप उनके बेसिस पे भी कन्विक्शन कर सकते हैं. In the event that the complainant turns hostile or has died or probably is not available to give his evidence during the trial, या फिर जब भी कोई डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन होती है, वो कैसे प्रूव की जा सकती है? By letting in the evidence of other witnesses who can gain let in evidence either orally या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट केस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें 2 फिंगर टेस्ट को बैन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. ये बोला कि पेट्रियार्कल माइंडसेट है अगर आप सोचते हैं कि कोई सेक्सुअली एक्टिव वुमन का रेप नहीं हो सकता. जी हाँ, केस का नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय अलियास पांडव राय. 31 अक्टूबर 2022 की ये जजमेंट है. कोरम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा खोली. इस केस में फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि अक्यूज्ड एंटर्ड द हाउस ऑफ द विक्टिम, pushed her on the ground and raped her under the threat that he will kill her if she sounded an alarm. जब विक्टिम ने हेल्प के लिए आवाज दी तो इस पॉइंट पे आके अक्यूज ने उसके ऊपर केरोसिन पोर कर दिया एंड उसको मैच स्टिक से फायर लगा दी. जो नेबर्स थे जब वो हेल्प के लिए आए, अक्यूज के भागने का उन्होंने देखा, तो क्या हुआ कि जो फायर थी उसको एक्सटिंग्विश करी गई बाय नेबर्स एंड विक्टिम को हॉस्पिटल लेके गए, जहां पे उसका ट्रीटमेंट हुआ for the injuries she had sustained. पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इस विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, जहां पे उन्होंने पूरा इंसिडेंट को नरेट किया. यहाँ पे 2 फिंगर टेस्ट भी किया गया विक्टिम के ऊपर. लेटर ऑन शी डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज. अक्यूज को चार्ज किया गया अंडर सेक्शन 302, 341, 376, 448 ऑफ आईपीसी. सेशंस कोर्ट ने इस अक्यूज को कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास किया. जब अपील गई हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के पास तो उन्होंने इसको सेट असाइड कर दिया, जो कि हमारे सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन का ऑर्डर किया था. लेटर ऑन दिस केस वाज चैलेंज्ड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि 2 फिंगर टेस्ट या फिर प्री वजाइनम टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए. कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है जिससे आप प्रूव कर सके या फिर डिसप्रूव कर सके कि ये एक्चुअली में एलिगेशन ऑफ रेप जो है वो हुआ था या नहीं हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिंगर टेस्ट. इंस्टेड उन्होंने बोला था जब आप 2 फिंगर टेस्ट करते हैं तो आप रीविक्टिमाइजेशन करते हैं, रीट्रॉमेटाइज करते हैं उस वुमन को जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, और आप उसकी डिग्निटी को भी इफेक्ट करते हैं. ये पेट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट अप्रोच है एंड कभी भी आप ये नहीं मान सकते कि जस्ट बिकॉज द वुमन वाज सेक्सुअली एक्टिव उसका रेप नहीं हो सकता. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेफर किया केस ऑफ लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 2013 का केस था. डायरेक्शंस इशू की गई टू द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट फैमिली गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट किया जाए बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सर्कुलेट किया जाए बाकी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाए जहां पे हेल्थ प्रोवाइडर्स को कम्युनिकेट किया जाए, उनको अप्रोप्रिएट प्रोसीजर बताया जाए जो वो अडॉप्ट करें जबकि वो एग्जामिन कर रहे हो किसी सेक्सुअली असॉल्टेड वुमन को या फिर किसी रेप विक्टिम को. उन्होंने बोला कि आपको रिव्यू करना चाहिए करिकुलम जो कि मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, सो एज टू इंश्योर कि 2 फिंगर टेस्ट को आप प्रिस्क्राइब ना करें जब भी आप किसी भी एग्जामिन कर रहे हैं सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप को. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को सुनने के बाद ये बोला कि सेशंस कोर्ट का ही डिसीजन करेक्ट था और उन्होंने रिवर्स कर दिया एक्विटल ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट ने दिया था.
While deciding this case, the court observed कि जो dying declaration just because वो magistrate ने record नहीं करी, आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो credible नहीं है. The issue of whether the dying declaration recorded by the police should be admissible or not should also depend on the facts and circumstances of the cases. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि 2 finger टेस्ट वायलेट करता है राइट टू प्रिवेसी ऑफ अ वुमन, हेंस इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट कंडक्टेड. बट स्टिल अगर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो हम ये मानेंगे कि ये एक ऑफेंस ऑफ मिसकंडक्ट है एंड इसको अकॉर्डिंगली पीनलाइज किया जाएगा. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए बात करी गई. बोला गया दैट दे आर इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स आर एस्टैब्लिशमेंट अंडर द 1972 एक्ट. जी हाँ, केस का नाम है मनीबेन मंगन भाई भरिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दहोद एंड अदर्स. कोरम है जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस अभय एस ओका. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. जो इशू था इस केस में वो ये था कि वेदर द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स हु आर अपॉइंटेड टू वर्क इन आंगनवाड़ी सेंटर्स सेट अप अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम विच इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो कि इम्प्लीमेंट करी जाती है बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, आर दे इंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. तो जो एपेलेंट्स थे वो थे आंगनवाड़ी वर्कर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन. जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अंडर द 1972 एक्ट, उन्होंने बोला दैट यस दे आर इंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी. हाउएवर इसी फाइंडिंग को अफर्म किया सिंगल बेंच ऑफ गुजरात हाईकोर्ट ने, बट जब डिवीजन बेंच ऑफ हाईकोर्ट के पास गया तो उन्होंने इसको सेट असाइड कर दिया और बोला कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि जो अनजस्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस है ऑफ आंगनवाड़ीज और डायरेक्ट किया कि यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करे. उन्होंने ये बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स दोनों को ही आप डिप्राइव नहीं कर सकते ऑफ रेगुलर सैलरी और बाकी सारे बेनिफिट्स जो कि एक एम्प्लॉय को मिलते हैं. उनको आप देते हुए ऑनरेरियम जो कि बहुत ही कम होता है मिनिमम वेजेस से, और आप क्या बोलते हो कि वो पार्ट टाइम वॉलंटरी वर्कर्स हैं जो कि सिर्फ 4-5 घंटे के लिए काम करते हैं. आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला इस जजमेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्टिवली मिलके ऐसे तरीके ढूंढने हैं जहां पे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को एक बेटर सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड कर पाए जिससे कि वो अपनी जॉब अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए. कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट ऑफ गुजरात को कि वो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट सारे नेसेसरी स्टेप्स लेंगे सो दैट सारे बेनिफिट्स ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इन आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो कि इलिजिबल थे अंडर दिस स्कीम उनको मिले जाने चाहिए अलोंग विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की. Every woman in a domestic relationship can enforce her right to reside in a shared household, even in the absence of any domestic violence. जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस हो या डोमेस्टिक वायलेंस ना हुआ हो, फिर भी हर एक औरत जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो अपना राइट टू रिसाइड को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट भी जा सकती है. केस का नाम है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी. 12 मई 2022 की ये जजमेंट है. कोरम है जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस बी.वी. नागरत्न. इसमें ये बोला गया कि हर एक औरत जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो अपना राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड को भी इन्फोर्स करा सकती है. शी कैन नॉट बी इविक्टेड, शी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, शी कैन नॉट बी थ्रोन आउट फ्रॉम सच अ हाउसहोल्ड इवन इन द एब्सेंस की वहां पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है. जो बेंच थी जो ये अपील को सुन रही थी उन्होंने देखा कि जो ये एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक वुमन ने फाइल करी थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड अगेंस्ट हर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ seeking residence order and also an order for return of her freedom. जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कुछ रिलीफ तो दिया था, बट जब उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास केस गया तो उन्होंने ये बोला कि रिस्पोंडेंट्स ने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है जो कि कंटेम्पलेटेड है, जो कि जरूरी रिक्वायरमेंट है अगर हम एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आते हैं. और यहाँ पे जो भी अग्रीव्ड पर्सन है जो अपना राइट टू रेजिडेंस मांग रही हैं उनके बीच में कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं था. जो कोर्ट थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने इस अपील को अलाउ किया और सेट असाइड किया डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. उन्होंने बोला कि जब हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि इट इज मैंडेटरी फॉर अ मजिस्ट्रेट टू कंसिडर द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर फाइल करता है. अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं है तब भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एक्स पार्टी और इंटरिम एज वेल एज फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है.
It is not mandatory for the aggrieved person to actually reside with those persons against whom the allegations have been leveled at the time of the commission of domestic violence. अगर एक औरत अपना राइट टू रेसाइड एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, जो कि सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बात करता है, अगर वो ये बात मांग रही है, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप ये देखें कि सच अ वुमन बिकम्स एन अग्रीव्ड और विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, शी कैन सीक रिलीफ अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग हर राइट टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड. बट ये जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय एन अग्रीव्ड पर्सन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप था वो सबसिस्ट करना चाहिए. However, what should be seen is कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए एक अग्रीव्ड पर्सन के बीच में और जिनके अगेंस्ट वो अपना रिलीफ क्लेम कर रही है उनके बीच में. In this case, the Supreme Court extended the scope of relief available to the Domestic Violence Act 2005 and to the persons entitled to get relief. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पावर ऑफ अरेस्ट, अटैचमेंट, सर्च, सीजर एंड ट्विन कंडीशंस फॉर बेल. केस का नाम है विजय मंदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 27 जुलाई 2022 का ये केस है. कोरम है जस्टिस एम खनविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस सीटी रवि कुमार. टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट इज एम्पावर्ड टू इशू समन्स, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, मेक अरेस्ट, सर्च एंड सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी. हाउएवर, हम ईडी को एक पुलिस एजेंसी की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते और दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. ये जो पिटिशन फाइल करी गई, ये पिटिशन में ये चैलेंज किया गया कि बहुत ही वास्ट पावर्स दी गई हैं ईडी को. A 3-judge bench upheld all the challenge provisions of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Supreme Court ने uphold किया constitutionality of powers of enforcement directorate for arrest, search, seizure and attachment. Section 5 of the 2002 Act is also constitutionally valid. Honorable Supreme Court of India ने बोला. उन्होंने ये बोला कि एक बैलेंसिंग अरेंजमेंट की जरूरत है जहां पे आप इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन को भी इंश्योर कर सके और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो अवेलेबल हुई हैं उनको भी आप प्रिस्क्राइब कर चुके हैं और वही मैनर फॉलो करें जो हमारा 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देता है. प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को यूज करा जाना चाहिए सो दैट इफेक्टिव मेजर्स के तरीके से आप इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके सारे कंसर्न पर्संस का. कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट है उसका एक रीजनेबल नेक्सस है हमारे पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के साथ और ये आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. जो प्रोवाइजो है ऑफ सेक्शन 44 सब क्लॉज 1 का क्लॉज ए प्रोवाइजो वो ये बात करता है कि ये डायरेक्टरी इन नेचर है और इस प्रोविजन को रीड डाउन करना और स्पेशल कोर्ट के पास एक जुडिशियल डिस्क्रिशन होनी चाहिए केस टू केस बेसिस को डील करने की. Beneficial provision of section 436A of the CRPC can also be used by an accused जो कि अरेस्ट किया जा रहा है under any offense which is punishable under the PMLA Act 2002. कोर्ट ने ये बोला जो सेक्शन 50 प्रोसेस प्रिस्क्राइब करता है उसका जो नेचर है वो इंक्वायरी के फॉर्म में है और इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में नहीं है. तो ये चीज देखी जानी चाहिए कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन है अथॉरिटीज है अंडर द पीएमएलए एक्ट 2002 वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है. इसलिए जो भी वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं दे विल नॉट बी हिट बाय आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एडिशनली कोर्ट ने ये भी बोला कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और आपको उसको एफआईआर की तरह उससे कंपेयर नहीं करना है. इसलिए जो भी ईसीआईआर सबमिट की जाती है वो पीएमएलए प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट केस जिसकी हम बात करेंगे उसमें ये बोला गया कि एक डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन जो प्रोवाइड करता है फॉर डिविजन ऑफ प्रॉपर्टीज इन फ्यूचर इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल. तो केस का नाम है के अरमुगा विल्लाई वर्सेस श्री पी आर रामास्वामी. 27 जनवरी 2022 की ये जजमेंट है. कोरम है जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस बी वी नगरत्ना. इसमें ये बोला गया कि अगर एक डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन है जो कि ये बताता है कि फ्यूचर में जाके कैसे डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज होगी तो उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना एज पर द सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट जरूरी नहीं है. आपको ये देखना है कि अगर एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो खुद से एक राइट क्रिएट नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है एक मूवेबल प्रॉपर्टी में, बट क्या क्रिएट कर रहा है वो एक राइट क्रिएट कर रहा है किसी और डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है. इस केस में ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट ये बोल के कि
पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका था पार्टीज के बीच में इन 1964 और सेपरेट पोजेशन के लिए और इंस्टेंट सूट फॉर पार्टीशन मेंटेनेबल नहीं था। जो जजमेंट थी उसको अफर्म किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। इन अपील वन ऑफ द कंटेंशंस व्हिच वाज रेज्ड बाय द प्लेंटिफ या फिर एपेलेंट आप बोल सकते हैं, वो ये था कि जो पार्टीशन हुआ था 1964 में वो बेस्ड था ऑन एन अवार्ड। तो ये बोला गया कि उस अवार्ड को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। जो दूसरी साइड थी उनका कंटेंशन ये था कि इस आर्बिट्रल अवार्ड का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली जो टेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या ये डॉक्यूमेंट अपने आप में कोई इंटरेस्ट या फिर राइट क्रिएट कर रहा है एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक राइट क्रिएट कर रहा है एक और डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने के लिए जिसमें टाइटल मिलेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मेन एम था कि हम 2022 की मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपके सामने लेके आए। सो एट लॉ वाला वी एम टू प्रोवाइड यू विद गुड क्वालिटी कंटेंट एंड जुड़े रहिए हमारे साथ बिकॉज हम 2023 की भी हर हफ्ते की जजमेंट्स आपके लिए लेके आने वाले हैं।